हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के चैप्टर गुट निरपेक्षता के बारे में बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने गुट निरपेक्षता को कवर किया था, इसके ऐतिहासिक विकास देखे थे, इसका अर्थ क्या होता है, गुट निरपेक्षता क्या नहीं है, गुट निरपेक्ष देश कौन कौन से हो सकते हैं, गुट निरपेक्ष के सिद्धांत क्या क्या हैं। फिर इसका ऐतिहासिक विकास हमने देखा कि कैसे गुट निरपेक्षता का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। हमने देखा कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्व कौन से थे, ऐसे कौन से तत्व थे जिनसे गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ शीत युद्ध के दौरान। उसके बाद हमने देखा था कि लास्ट वीडियो लेक्चर में किसकी उपलब्धियाँ क्या क्या थी और इसकी विफलताएं क्या क्या थी। इसकी उपलब्धियों में हमने देखा कि गुट निरपेक्ष देश है, कई आलोचक कहते हैं कि भाई गुट निरपेक्ष है वो अप्रासंगिक हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके आधार पर हम देखेंगे कि इन्होंने गुट निरपेक्ष देशों ने अच्छा भी अचीव किया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि बढ़ावा देने की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। शीत युद्ध के दौरान जो दोनों महाशक्तियाँ थीं उनके बीच में शक्ति संतुलन का इन्होंने काम किया है। शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदलने से रोकना, महाशक्तियों ने शीत युद्ध को तीसरे गर्म युद्ध में बदलने का पूरा प्रयास किया कि जब देखा गया कि काफ़ी बार ऐसा हो गया था कि ऐसे लगा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तो वहाँ पर भी गुट निरपेक्ष देशों ने मध्यस्थता की और शीत युद्ध को गर्म युद्ध में चेंज होने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को टालना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए भी गुट निरपेक्ष देशों ने सहयोग दिया, का समाधान कराने में मदद की। जैसे इंडो चीन संघर्ष, स्वेज नहर संकट, कोरिया संकट आदि के दौरान इन्होंने न्यायोचित भूमिका निभाई। फिर निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, इन्होंने अपने सम्मेलनों में बार बार परमाणु अप्रसार और शस्त्रों को नष्ट करने के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। विश्व शांति को मजबूत बनाने के लिए भारत ने जो पंचशील के सिद्धांत रखे थे उनको विश्व के अधिकतर देशों द्वारा सराहा गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि निशस्त्रीकरण के लिए इन्होंने बाध्यकारी शक्ति तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने सम्मेलन में बार बार दोहराया कि हमें निशस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार और शस्त्रों को नष्ट करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि की, क्योंकि जो गुट निरपेक्ष के सिद्धांत हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के आधार पर ही अपने जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनका इन्होंने संचालन किया। इनसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति निष्ठा में वृद्धि हुई। गुट निरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करके उसके प्रयासों को सफल बनाया। फिर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की। 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा का प्रस्ताव उन्होंने पास करवाया। तो इससे क्या था, विकसित राष्ट्रों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय जो नवनिवेशवाद उन्होंने शुरू किया है इसको समीक्षा करनी इसकी पड़ेगी और हमें विकासशील देशों की बात भी अब सुननी पड़ेगी। दक्षिण सहयोग में वृद्धि। 1976 में कोलंबो शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों ने पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इसी के चलते दक्षिणी सहयोग की शुरुआत हुई, जो आज विकासशील देशों के पारस्परिक आर्थिक सहयोग में वृद्धि की आवश्यकता बन गया है। तो इन्होंने देखा कि दक्षिण का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में आपस में सहयोग। तो ये सारी इसकी गुट निरपेक्षता की उपलब्धियां रही हैं, जिनसे ये देखा जा सकता है कि इसको एक महत्वहीन आंदोलन की संज्ञा देना न्यायपूर्ण नहीं है। फिर हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि इसकी विफलताएं क्या क्या हैं। आलोचक हैं वो इसके क्या कहते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों इतना सफल नहीं है। तो आलोचक तर्क देते हैं कि एक अव्यवहारिक नीति है ये। सिद्धांत तौर पे तो वे कहते हैं कि हम दोनों गुटों से अलग हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर वे अपने आप को गुटों से दूर नहीं रख पाते। जैसे उसमें भारत का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि सोवियत संघ के प्रति उसका झुकाव या फिर उसके साथ किए गए समझौते, तो ये नीति सिद्धांत के अधिक पास लगती है और व्यवहार से अधिक दूर लगती है। दूसरा आलोचक ये तर्क देते हैं कि सुरक्षा की नीति भी नहीं है। जैसे जो सैनिक संगठन है नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट, तो उसमें बाध्यकारी सुरक्षा की नीति बनाई हुई है कि अगर एक देश पे आक्रमण होगा तो सब पे आक्रमण माना जाएगा और उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन गुट निरपेक्ष देश हैं, उन्होंने आपस में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है कि एक पे आक्रमण होगा तो सारे कंट्रीज़ उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत पर जब 1962 में चाइना ने आक्रमण किया था तो किसी भी देश ने भारत की ऐसी सहायता नहीं की थी। तो आलोचक कहते हैं कि सुरक्षा की नीति भी नहीं है।
तीसरा तर्क ये देते हैं कि इनके पास आर्थिक शक्ति का अभाव है, क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो ज़्यादातर विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इनको आर्थिक मदद के लिए विकसित देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सहायता प्रदान करने वाले देश के प्रति उसका भावनात्मक जुड़ाव है वो हो ही जाता है। तो इसमें गुटनिरपेक्षता कहाँ रह गई। अगला, आलोचकों का ये भी कहना है कि गुटनिरपेक्षता एक अवसरवादी नीति है, इसमें टिकाऊपन नहीं है। गुटनिरपेक्ष देश हैं विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए दोहरे मापदंड अपनाते हैं कि भाई इस गुट के साथ हैं तो हम इस गुट से सहायता ले रहे हैं, वरना हम गुटनिरपेक्ष हैं। तो ये आलोचकों का कहना है। उसके बाद उनका क्या कहना है कि गुटनिरपेक्ष देशों में खुद में भी आपसी फूट व तनाव रहता है। वे सदैव एक दूसरे का शोषण करने की ताक में रहते हैं। वे सोचते हैं कि विकसित देशों से हमें सहायता मिल जाए, दूसरे देशों को ना मिले। तो अगर विकासशील देश में खुद में ही आपस में एकता नहीं है तो वे विकसित देशों के खिलाफ कैसे संगठित हो सकते हैं। तो ये आलोचकों का कहना है कि जब आपसी फूट और तनाव है तब तक वो विकसित देशों के खिलाफ एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल नहीं बना सकते। आलोचकों का ये भी कहना है कि एक दिशाहीन आंदोलन है ये, कि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनके विचारधारा में ही मूलभूत अंतर स्पष्ट तौर पर सामने आता है। कई सम्मेलनों में वे खुद का आपस में भी एक दूसरे का सहयोग नहीं करते बल्कि परस्पर विरोधी विचार रखते हैं। तो इसलिए ये एक दिशाहीन, दिशा भटकने वाला आंदोलन बन गया है। फिर कहते हैं वो कि आदर्शवाद का ये पिटारा है, इसका अपना कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिस पे ये अपना बेस बना सकें। तो इसमें क्या उन्होंने कहा कि इसमें जैसे अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम वाली कंट्रीज़ हैं, किसी की तानाशाही है, किसी में लोकतंत्र है, तो उनकी विचारधारा में भी अंतर है, तो इसलिए ये एक साथ नहीं चल सकते। अगला उन्होंने क्या कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया है। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों में आपसी तनाव में कमी गुटनिरपेक्ष देश के प्रयासों से न होकर आपसी सूझबूझ का ही परिणाम था। तो आलोचक क्या कहते हैं कि ये कोई गुटनिरपेक्षता है, ये कोई प्रभावी उपाय नहीं है, ना ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाई है। और आलोचकों का ये भी कहना है कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है शीत युद्ध के दौरान तो ठीक थी, क्योंकि उन्होंने बेस ही ये था कि दोनों गुटों से हमें पृथक रहना है, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब दो गुट ही नहीं रहे तो फिर इसको जारी रखना एक बेईमानी है। तो ये हमने देखा था कि इसकी उपलब्धियां और इसकी विफलताएं क्या क्या हैं। अब देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भविष्य क्या है। ये आपके गुटनिरपेक्षता का लास्ट पार्ट है चैप्टर का। तो आज विश्व के सामने प्रमुख मुद्दा सुरक्षा और विकास का है। आलोचकों द्वारा गुटनिरपेक्षता को अप्रासंगिक बताना अनुचित है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह नव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा शक्ति राजनीति विरोधी आंदोलन से शुरू होकर आज सुदृढ़ तृतीय विश्व के महत्वपूर्ण आंदोलन का रूप ले चुका है। यह शांति और समृद्धि का प्रमुख प्रोत्साहक बन गया है। यह तृतीय विश्व की एकता, स्वतंत्र विदेश नीति, विकासशील राष्ट्रों के अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि व अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रमुख माध्यम बन चुका है। यद्यपि इसकी कार्यकुशलता में तो कुछ कमी आई है, लेकिन ये पूर्णतया महत्वहीन आंदोलन नहीं हो सकता। आज गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत हैं। जो आलोचक ये कहते हैं कि अब शीत युद्ध नहीं रहा, गुट नहीं रहे, तो इसकी प्रासंगिकता नहीं रही, तो उनके लिए ये है कि आप इसको महत्वहीन आंदोलन नहीं बता सकते, क्योंकि आज गुटनिरपेक्ष देशों ने अपना ध्यान है वो इन जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, पर्यावरण है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो इनको समाप्त करने की दिशा में ये कार्यरत हैं। इसलिए गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर अपना स्थान बना चुकी है। आज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के सामने सबसे बड़ा खतरा आर्थिक साम्राज्यवाद का है। आर्थिक साम्राज्यवाद मतलब कि जो विकसित देश हैं वो इन विकासशील देशों का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर इनके रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। तो बहुराष्ट्रीय निगमों के बढ़ते हस्तक्षेप से इन देशों के सामने अपनी स्वतंत्रता को बचाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। नव उपनिवेशिक शोषण से बचने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों का आंदोलन विकसित देशों पर दबाव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद
जो थर्ड वर्ल्ड के देशों के आर्थिक विकास में बाधा है और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे रहा है, उसे समाप्त करने में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आपसी सहयोग देकर उसका सफाया कर सकते हैं। आतंकवाद है वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वैसे ही उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, उनको ज़रूरत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, लेकिन आतंकवाद के कारण क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ध्यान हटकर उधर चला जाता है, तो आर्थिक विकास में एक बाधा है ये, क्योंकि अपने रिसोर्सेज हैं वो वेपन बनाने में लगा देते हैं या फिर आतंकवाद से लड़ने में लगा देते हैं, तो वो जो रिसोर्सेज हैं जो हम आर्थिक विकास में यूज़ कर सकते हैं वो वहाँ पर डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं। तो इसको समाप्त करने में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो आपसी सहयोग कर कर उसका सफाया कर सकते हैं। आज शस्त्र दौड़ में कमी लाने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ एकजुट होकर प्रयास कर सकते हैं ताकि इन देशों में घातक हथियारों का जमावड़ा न हो। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को पुरजोर बनाने के लिए उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग में वृद्धि करने के लिए गुटनिरपेक्ष देश महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए विकसित देशों पर दबाव बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष देश हैं वो अब भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे इनके पास मुद्दे हैं जिन पर अपना ये ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इसमें देखा कि 2/3 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। इसमें विकासशील कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वे चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चेंज करने के लिए एकजुट होकर विकसित देशों पर दबाव बना सकते हैं। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए भी उन पर दबाव बना सकते हैं। आज अमेरिका की दादागिरी को नीति का विरोध करने का साहस नाम ही कर सकता है। दादागिरी की नीति है उसका विरोध करने का साहस है ये नेम ही कर सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने, नव उपनिवेशवाद का विरोध करने, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रजातंत्रीकरण करने के लिए दबाव डालने के साधन के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महती आवश्यकता है। कौन कौन से बिंदु हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, नव उपनिवेशवाद का विरोध, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना व संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रजातंत्रीकरण यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन जिसमें विकासशील देशों को भी रिप्रेजेंटेशन सही से मिले, और जो नव उपनिवेशवाद है जिसमें विकासशील देशों का आर्थिक शोषण हो रहा है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा, विकसित देशों द्वारा, उसको भी रोका जा सके। गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी भूमिका में वृद्धि करने के लिए आपसी झगड़ों व तनावों को सहयोग की नीति के आधार पर हल करने की ज़रूरत है। आज तीसरी दुनिया के देशों के पास भी पर्याप्त आर्थिक साधन व तकनीकी ज्ञान है। इसका सदुपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। यदि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आपसी मतभेदों को बुलाकर आपसी सहयोग को बढ़ावा दें तो वे विकसित देशों के सामने एक चुनौती पेश कर सकते हैं। अगर वो आपसी तनाव भुला दें, आपस में एक दूसरे का शोषण करने का ना सोचें और आपसी सहयोग करें तो विकसित देशों के सामने एक चुनौती बन सकते हैं। यदि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो नेम का भविष्य यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भविष्य उज्जवल होगा, अन्यथा इसका भविष्य अंधकारमय है। क्योंकि अब देखा जाए तो गुट तो रहे नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते, अभी भी हम उस जो पुरानी थिंकिंग थी उससे चिपक के नहीं रह सकते कि गुटों से दूर रहने की नीति है, क्योंकि अब शीत युद्ध के बाद गुट बचे नहीं हैं। अमेरिका एक अकेली महाशक्ति है और महाशक्तियाँ उभर रही हैं, तो हमें अपना ध्यान है वो चेंजिंग जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो नए नए मुद्दे उठ रहे हैं, पर्यावरण के, ग्लोबल वार्मिंग के, नव उपनिवेशवाद के, आर्थिक साम्राज्यवाद के, परमाणु अप्रसार के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए, विकसित देशों के सामने चुनौती बनना, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रजातंत्रीकरण या पुनर्गठन के लिए आवाज़ उठाना, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवाज़ उठाना, तो ऐसे मुद्दों पर अपना ध्यान, आतंकवाद के खिलाफ अपना आवाज़ उठाना, तो ऐसे मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इसका भविष्य उज्जवल होगा अगर ये आपसी तनाव को भूल जाएं, आपसी सहयोग करें, वरना इसका भविष्य अंधकार में दिखाई देगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों को इसकी सभी कमियों को दूर करना होगा ताकि यह सशक्त आंदोलन बनकर उभरे। उसके सम्मेलनों में उनको एक बात रखनी होगी, अपने विचारों को एकमय करना होगा, आपसी सहयोग करना होगा और इसकी जो भी कमियां हैं उनको इन्हें सुधारना होगा, तभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो इसी के साथ आपका गुटनिरपेक्षता चैप्टर ही समाप्त होता है।